Hello everyone, this is Vedant Singh Thakur. Welcome to Magnet Brains. So my dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए एक नजर देख लेते हैं. क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेनेशन. जी हाँ, आपने सही समझा. आज का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा हुआ है. ठीक है, भारत इज माय होम, इसका मतलब क्या होता है? भारत मेरा घर है. तो जाकिर हुसैन जब देश के प्रेसिडेंट बन रहे थे उस समय उन्होंने एक स्पीच दी थी. तो उसी स्पीच का एक भाग है ये पूरा चैप्टर, जिसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर जाकिर हुसैन जी की पिक्चर लगी हुई है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं वे. तो सबसे पहला जो पार्ट आप लोगों के यहां पर है देख पा रहे हैं वो है अबाउट द ऑथर, यानी ऑथर के बारे में. ऑथर कौन होता है? जो लेखक है ना. अब कहीं ना कहीं आपको पता है कि यह एक स्पीच का भाग है. अब बोलने वाले कौन है? यहां पर जाकिर हुसैन, इसलिए उनको हम ऑथर कंसिडर कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन. अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया है, कब पैदा हुए हैं, मतलब यहां पर ईयर के बारे में बताया है 1897, और इनकी डेथ कब हुई है? 1969 को. तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा. क्यों? बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव पे यहां से एक ना एक एमसीक्यू जो है वो जरूर बनेगा. अब आप देखिए यहां पर दिया है बॉर्न इन हैदराबाद. माय डियर स्टूडेंट्स, वो पैदा हुए हैं कहां पर? हैदराबाद में ना. अब आप लोग जानते हैं हैदराबाद बहुत फेमस जगह है. चलिए आप अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए कि हैदराबाद किस बात के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल एक एमसीक्यू बन जाए कि वो कहां पैदा हुए थे. हैदराबाद इस तरह से बना दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ. लेकिन जब आप हैदराबाद की इंपॉर्टेंस जान लोगे तो आप कहीं ना कहीं लिंक कर पाओगे बहुत इजीली. वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दिया है वह किनमें से ना, अगर हम यहां पर देखें वन ऑफ ना, एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से माने जाते हैं, बहुत बढ़िया फ्रीडम फाइटर्स ना, उनमें से एक माने जाते हैं. ग्रेटेस्ट का मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के, है ना. तो यहां पर यही बात जो है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वह ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे. यहां पर फ्रीडम फाइटर का अर्थ क्या होता है? फ्रीडम फाइटर कौन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जो लोग क्या करते हैं देश के लिए, जिन्होंने क्या किया था? समर्पण किया, सरेंडर किया. आप फ्रीडम फाइटर में हर एक व्यक्ति को जोड़ सकते हैं जो बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक है और जिसने अपने देश के प्रति क्या किया है, अपने देश के प्रति बलिदान दिया है. वो सब किस में आते हैं? फ्रीडम फाइटर्स में आते हैं. और जाकिर हुसैन जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, इसीलिए उनको यहां पर ऐड किया है. आप विश्वास नहीं करेंगे, एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और ये गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के, एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट. अब यहां पर देखिए क्या दिया है, इमिनेंट. अब आप बोलोगे सर इमिनेंट का मतलब क्या होता है? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इमिनेंट का मतलब यहां पर होता है फेमस. जो जाकिर हुसैन है वो बहुत ज्यादा क्या है? फेमस ना, एजुकेशनिस्ट है, अर्थात शिक्षाविद. यानी एजुकेशनिस्ट से आप क्या समझोगे? देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन करके रखते हैं, जिनका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पढ़ाई लिखाई को लेकर उनका स्पेशलाइजेशन होता है. वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझाते हैं, उनके पास बहुत बढ़िया नॉलेज होती है, उनको हम शिक्षाविद कहते हैं. तो एजुकेशनिस्ट का मतलब यही होता है. डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर स्टूडेंट्स. यहां पर क्या दिया है? जो हमारे डॉक्टर हुसैन हैं वो क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है, कब? 1967 में, है ना. कब? भारत के. तो 1967 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इस बात को अब याद रखिएगा.
चलिए एमसीक्यू में एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने वो। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्लास वर्क मान ली के चल लीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे को आप क्या करेंगे, आप मेरे को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अब यहां पर देखिए हैड आ रहा है, सर्व्ड आ रहा है ना, तो अब आप समझिए टेंसेस क्या चल रहे हैं ना, कर चुके थे। तो अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब वो क्या कर चुके थे ना, उन्होंने क्या सर्व किया था, किस पोजीशन पर रह चुके थे, वो रह चुके थे बिहार के गवर्नर के तौर पे। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए गर्वान्वित होने वाली बात है कि यह कौन थे, ये बिहार के गवर्नर थे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यह क्वेश्चन भी एमसीक्यू में बन सकता है, इसलिए यहां पर स्टार लगा दीजिए। भारत इज माय होम, भारत क्या है, मेरा घर है। भारत क्या है, भारत मेरा घर है। यह एक एक्सट्रैक्ट है। अब आप बोलोगे सर एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक भाग होता है किसी भी चीज का ना। अब जैसे स्पीच का ना, कि जो स्पीच उन्होंने दी थी उसका एक भाग है, उससे पर्टिकुलर वहां से लिया गया है। फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967, इन्होंने क्या करा था 1967 में एक स्पीच बोली थी, उसी स्पीच का यह एक एक्सट्रैक्ट है। आफ्टर टेकिंग द ओथ, जब इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली थी ना, ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। एज अ प्रेसिडेंट ना, जब प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। अब शपथ होता है ना, मैं जाकिर हुसैन ये शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए, तो इस तरह हम शपथ लेते हैं। तो उसी समय उन्होंने एक स्पीच दी थी। जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उस क्षण इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है कि जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो कोई भी बड़ा पद को ग्रहण करे, उसको शपथ लेनी होगी। इसीलिए शपथ लेनी होगी ताकि वह देश के लिए अच्छे कार्य कर सके। देश के प्रति अच्छे कार्य करना, देश के प्रति जागरूक होना, ये सारा भाग शपथ के अंतर्गत आ जाता है। इन हिज फर्स्ट स्पीच, जब हम बात करते हैं उनकी पहली स्पीच की, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, जब उन्होंने पहला स्पीच दिया था, जब वो प्रेसिडेंट बने थे भारत के, डॉक्टर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, प्लेज किया, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। टोटलिटी, देखिए सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा। टोटलिटी का मतलब क्या होता है, समग्रता। तो यहां पर समग्रता, अब देखिए इस बात को ध्यान में दीजिए कि उन्होंने क्या करा। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपना जीवन का समर्पण दूंगा, सर्विस दूंगा, किसकी समग्रता के लिए, भारत के कल्चर के लिए। किसके लिए, भारत की संस्कृति के लिए, समग्र भारत की संस्कृति की सर्विस की मैं शपथ लेता हूं, सेवा की शपथ लेता हूं। तो कहीं ना कहीं एक प्लेज जो है उन्होंने लिया, इसका लाइन का सार ऐसा निकल कर आ रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कल्चर और ट्रेडिशन और साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा सिविलाइजेशन, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर कर मेरे को बता दीजिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो जरूर मिलेंगे। क्योंकि जब भी हम इस बात पर ध्यान देते हैं ना कि इसमें इसका क्या अंतर है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इनहेंस करते हैं। तो वही से चीजें, तो उन्होंने प्लेज किया खुद से कि टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत के कल्चर की समग्रता के लिए वो क्या करेंगे, सर्विस देंगे, सेवा देंगे। तो यही बात है। और यहां पर ओवरऑल हमको जाकिर हुसैन जी के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो कौन है। हमें एक बात और समझ में आ गई कि यह जो पूरा जो आप देख पा रहे हैं चैप्टर का जो नाम है, वो कहीं ना कहीं उनकी स्पीच जो है ना, एक स्पीच के भाग से आपका चैप्टर निर्मित हुआ है। तो अब हम उस स्पीच को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर यहां पर कोई भी डाउट आता है आपके माइंड में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर क्या है, समझाना।
देखिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्यों करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है रीडिंग करना। अब रीडिंग करने के बाद भी बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है उसमें, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, टीचर की। तो वही चीज है, हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि एग्जाम में यदि कोई भी लाइन से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इजीली क्या कर सको, उसका आंसर दे सको। यहां पर दिया है आई मस्ट confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। तो अब आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि सर ये पैराग्राफ्स को 1 2 3 में क्यों कर देते हैं, ताकि सहूलियत के लिए इजीली आप समझ सकें। तो पहला जो पैरा है आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आई मस्ट कन्फेस, है ना, मुझे कबूल करना चाहिए ना। कबूल, कन्फेस का मतलब है मैं कबूल ना, कबूल करना, दैट मैं कबूल करता हूं, आई मस्ट कबूल ना, मैं स्वीकृति देता हूं ना, कबूल करना, दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, है ना, मैं अभिभूत हूं। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत। अब चलिए इस वर्ड को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, और वो ये है कि अब जैसे उन्होंने स्टार्ट किया अपना स्पीच देना, तो उस समय उन्होंने इस वर्ड को उपयोग किया जब भी हम अपने इमोशन से बहुत ज्यादा भर जाते हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो अगर आपने मुगले आजम मूवी देखी हो, तो उस समय जो जोधा बेगम थी ना, सलीम की मम्मी, जब उन्होंने देखा कि सलीम उनकी तरफ आ रहा है तो वो कैसे हो गई थी, एकदम अभिभूत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों बाद अपने बच्चे से मिल रही थी। आपको पता होगा कि जब रामायण की हम बात करते हैं तो जब भगवान राम लौट कर आए तो उनकी जो मदर जो थी वो बहुत अभिभूत हो गई। तो इस तरह से आप वर्ड को कनेक्ट करो, तो आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं पूरी तरीके से क्या हूं, अभिभूत हूं, बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, है ना। अब किस बात से इतने अभिभूत हो गए वो, देखिए बाय द ट्रस्ट। अब आप लोगों को यहां पर उस ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे, ट्रस्ट या पैसे वगैरह की बात नहीं हो रही। ट्रस्ट का मतलब होता है लोगों का भरोसा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो वे अभिभूत हैं। इस बात को उनको कबूलना पड़ेगा, कन्फेस करना ही पड़ेगा कि वे कहीं ना कहीं, है ना, ओवरवेल्म्ड हैं। किसके ट्रस्ट से? लोगों के विश्वास से अभिभूत हैं। हैव प्लेस्ड इन मी, और वो विश्वास जो लोगों ने क्या करा है, जो लोगों ने उनके ऊपर रखा है, उन पर रखा है, बाय इलेक्टिंग मी, है ना। अब कैसे? बाय इलेक्टिंग ना। अब वो इसलिए अभिभूत हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने उनको क्या करा है, इलेक्शन के जरिए उनको सेलेक्ट किया है, उनको इलेक्ट किया है टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, है ना, उनको इलेक्ट किया है। हमारे भारत की जनता क्या करती है, हाईएस्ट ऑफिस के लिए क्या करा, उन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया। अब जो भी उनका रिपब्लिक इंडिया है, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं, हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना किसने सिलेक्ट किया किसने नहीं, लेकिन यहां पर वो साधारण जन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भावनाएं आ रही है, उनको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि उनको कहीं ना कहीं भारत के ही लोगों ने इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, टू द हाईएस्ट ऑफिस। यहां पे हाईएस्ट ऑफिस का मतलब होता है प्रेसिडेंट। तो अब आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ धन्यवाद दिया जा रहा है लोगों के प्रति। वो अभिभूत हो गए हैं, उनको बहुत प्रसन्नता है कि लोगों ने उनको चुना, उन पर विश्वास किया। तो ये वाला जो बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। अब इसके पूर्व, अब देखो उसके पूर्व राधा कृष्णन थे, ठीक है। तो राधा कृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पर आप ध्यान दें कि वो राधा कृष्णन की भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बन गए ना, अब राधा कृष्णन नहीं है। तो राधा कृष्णन की अगर हम बात करें तो यह भी एक बहुत महान, बहुत बढ़िया वाले ना, क्या कह सकते हैं, शिक्षाविद रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है। तो राधा कृष्णन जो हैं, इनकी ही जो बात है इसी को यहां पर रखा गया है। तो अभी स्पीच देने से पूर्व ये राधा कृष्णन के कार्यों के बारे में थोड़ा बहुत है ना, अपने विषयों के बारे में, अपनी सोच जो है उनके बारे में जोड़ जाड़ के ऐड करके यहां पर बता रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में हम राधा कृष्णन के बारे में, उनकी जो बेसिक चीजें उनको हम जानेंगे।
तो आप घबराइएगा नहीं कि यहां पर तो वो ऐसे कह रहे थे और अचानक से सेकंड पैराग्राफ में राधा कृष्णन कहां से आ गए, क्योंकि अब ये जो ऑफिस है अब किनके हाथ में आ गया है, ये आ गया है किनके हाथ में, हमारे प्रिय जाकिर हुसैन जी के। तो स्वाभाविक है पूर्व के लोगों की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, राधा कृष्णन की यहां पर तारीफ की है। उन्होंने क्या करा है, बुलाए थे ना जब राधा कृष्णन का समय था तो वो क्या लेकर आए थे प्रेसिडेंसी में ना, राष्ट्रपति जब थे तो उस समय उन्होंने यहां पर क्या लेकर आए थे, अ मेंटल इक्विपमेंट। अब आप बोलोगे सर ये मेंटल इक्विपमेंट क्या है, मानसिक उपकरण। देखिए मानसिक उपकरण का अर्थ यहां पर ही निकल कर आता है, इनकी बौद्धिक शक्ति बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे तरीके से विचारों को क्या करते थे, लेकर सामने रखते थे। तो स्वाभाविक है इन्होंने क्या करा, समग्र तौर पर अच्छे विचार ना, सोच और हर एक चीज को ऐड किया। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या लेकर आए थे, मेंटल इक्विपमेंट। ये कहीं ना कहीं अलग अलग बदलाव। अ डिग्री ऑफ इरुडिशन। अब इरुडिशन का मतलब क्या होता है, देखिए इरुडिशन मतलब होता है ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग, और साथ ही साथ कुछ मात्रा हम देखिए तो इरुडिशन की भी लेकर आए, यानी ज्ञान की। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक तो मानसिक उपकरण हो गया, दूसरी और एक मात्रा, किसकी मात्रा की बात हो रही है, इरुडिशन। इरुडिशन क्या होता है, नॉलेज ना, ज्ञान। तो कहीं ना कहीं एक मात्रा ज्ञान की भी जो है वो यहां पर लेकर आए, कहां पर, इस ऑफिस में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहली चीज तो ये है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनते हैं, इट डजेंट मैटर कि कितने पढ़े लिखे वो हैं क्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो कुछ रचनात्मक चीजें लेकर आते हैं, देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को ना उन कैटेगरीज में रख देते हैं, ऐसी कैटेगरीज में जो बहुत उच्च दर्जे की होती हैं। तो वही चीज जो है यहां पर बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, उनकी तारीफ की जा रही है। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ अनुभवों का क्या लेकर आए, वेल्थ लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। अब वेल्थ क्या होता है, धन। तो यहां पर किसका धन लेकर आए, एक्सपीरियंस का, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का। आप ये समझो प्रॉस्पेरिटी के तौर पर जोड़कर देखो। राधा कृष्णन जो थे वे भी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, और इसी कारणवश उन्होंने क्या करा, देश में अपने विचारों की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसीज को ऐड किया, कहीं ना कहीं अपने विचारों से लोगों को पुलकित किया, प्रकाशित किया। तो इसीलिए उनके पास एक्सपीरियंस था, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस ना, ज्ञान, अनुभवों का भंडार भी कह सकते हो, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। और ऐसा जो इनके पास जो इनकी एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो पहलू हैं ना, यहाँ पर पहलुओं की बात कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं को क्या करा, यहाँ पर लाया, और कहीं ना कहीं ये बहुत रेयर है, हर जगह ये पाया नहीं जाता। तो रेयर टू बी फाउंड एनीवेयर, तो हर जगह हम इसको फाउंड नहीं कर सकते। तो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से किनकी तारीफ की गई है, यहां पर तारीफ की गई है हमारे राधा कृष्णन की। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि इतने प्यारे तरीके से स्पीच में, और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि इस विषय में कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जब भी कोई नया शपथ ग्रहण करता है तो हमको पूर्व के लोगों की तारीफ करनी ही चाहिए। तो स्वाभाविक है ना। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अगर यहाँ पर और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इरुडिशन का मतलब अगर आप लोग कंफ्यूज है तो समझ लें, ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग है ना, ज्ञान, सीखने का जो ज्ञान होता है, आप उसको नॉलेज से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ इरुडिशन है, ठीक है, ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग। अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, जब अपनी जिंदगी के समय में वो गुजार रहे थे ना, जिंदगी की अगर हम बात करें, लाइफ टाइम की बात करें, आप लोगों ने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जिंदगी, पूरी जिंदगी की समय जो उन्होंने कार्य किया। तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ना, पूरी जिंदगी भर डिवोटेड, उन्होंने क्या करा, डिवोटेड ना, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, अपना पूरा जीवन एक डिवोट करना, किसी चीज को देना, डिवोट किया। जैसे आपने सुना होगा कि मीराबाई हैज डिवोटेड हर एंटायर लाइफ इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण।
तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी जिंदगी क्या करा, डिवोट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं उन्हीं चीजों की जहां हम अपना जो इमोशन है उसको हम पोर्टे करते हैं। डिवोशन का मतलब क्या होता है, भक्ति भाव। तो डिवोटेड का मतलब कोई भी चीज के प्रति लगाव, या अपना एक कार्य है ना, जो अपनी जो वर्क है किसी चीज को देना, अपना किसी चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाना, उस चीज को करना। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्या की, समर्पित कर दी। डिवोटेड को आप समर्पित के तौर पर ले सकते हो, टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज। अब यहां पर देखिए क्या बात हो रही है, परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज के खातिर, नॉलेज को पाने के खातिर। परस्यूट ऑफ नॉलेज का मतलब ट्रुथ और नॉलेज को पाने के खातिर, उसको अचीव करने के लिए, है ना, उस चीज को लेने के लिए उन्होंने क्या करा, पूरी जिंदगी भर वहां पर उसको अप्लाई किया। तो परस्यूट ऑफ नॉलेज का यही मीनिंग निकलता है, परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज को पाने के लिए उन्होंने क्या करा, डिवोशन, और क्या किया, बहुत मेहनत की। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली। अब देखिए, ही हैज डन, क्या कर चुके हैं, मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ अ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब देखिए क्या कर चुके हैं, मोर देन प्रोबेबली ना, अगर हम प्रोबेबली की बात करें, एनी अदर मैन, अगर हम किसी और से कंपेयर करते हैं, प्रोबेबली अदर मैन, अगर उसके करीब की अगर हम बात करें, थोड़ा अधिकतम उस तक पहुंचने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमको ज्ञात होगा कि मोर देन प्रोबेबली देन अदर मैन टू ब्रिंग आउट ना, अगर अलग लोगों से कंपेयर करके हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं वो क्या लेकर आए हैं, ब्रिंग आउट ना, लेकर आए हैं, एंड एक्सप्लेन इंडियन ना, मतलब बाकी लोगों से हटकर उन्होंने कहीं ना कहीं अधिक तौर पर क्या लेकर आए, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, यानी भारतीय दार्शनिक विचार जो होते हैं, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट, और जो वननेस है, एकता है, उसको उन्होंने समझाया है, लेकर आए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो भी आध्यात्मिक वैल्यूज होते हैं ना, आध्यात्मिक विचार होते हैं, गुण होते हैं, उन सबको उन्होंने क्या करा, सच्चे आध्यात्मिक वैल्यूज को, मूल्य ना, वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य, तो उन सबको वो क्या करे हैं, लेकर आए हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी आदमियों के मुताबिक की बात हो रही है ना, प्रोबेबली अदर मैन, है ना, तो ये ही बात है। तो स्वाभाविक ही मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात को आप ध्यान में रखिए, और वो ये है कि वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज ना, जितने भी आध्यात्मिक मूल्यों उसकी एकता की बात हो रही है ना। भारतीय फिलोसॉफिकल थॉट जो है ना, उसको भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो स्वाभाविक है, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए कि राधा कृष्णन एक महान विचारक थे। उन्होंने क्या करा, भारतीय दर्शन शास्त्र और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, कहीं ना कहीं उनको एक साथ लेकर आए, एकीकरण किया, है ना। वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज से आप ये भी समझ सकते हो कि जो हमारे सच्चे आध्यात्मिक मूल्य, अब सच्चे आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं, आप लोग खुद क्वेश्चन करिए अपने आप से। अब सर बोलेंगे सर ने तो ये बता दिया, पर आध्यात्मिक वैल्यू क्या होती है, स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या होती है। आपने सुना होगा ना कि कितनी सारी चीजों को हम अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ठीक है। तो हमारे जीवन का भी कुछ मूल्य होता है, जो काम हमको करना है, सही क्या है, तो हर एक चीज यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हर एक चीज, अष्टांग योग हो गया, पातंजल सूत्र हो गए ना, ये सब कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज में आते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ अडॉप्ट करवाया है। He has never lost his faith in the essential humanity ना। महत्वपूर्ण बात कही जा रही है यहाँ पर कि जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारी मानवता है, एसेंशियल ह्यूमैनिटी है, उसको उन्होंने कभी नहीं खोया of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, एक तो यहां पर है सीज्ड का मतलब रोकना, चैंपियन का मतलब क्या होता है, स्टैंड अप या सपोर्ट करना। तो अब मुझे लगता है अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कभी भी नहीं खोया क्या, विश्वास। स्वाभाविक है, जब आप राधा कृष्णन की बात करते हो तो उनमें विश्वास बहुत था। अगर आप आज मोदी जी को देखेंगे तो मोदी जी ने भारत में बहुत परिवर्तन लाए हैं।
आप अगर बात करो, है ना, आप अगर अपने क्षेत्र के महान लोगों की बात करो, बिहार के जो मुख्यमंत्री ने बहुत बदलाव लाए। लाइक हर एक व्यक्ति जो भारत के वो बहुत बदलाव लाता है। कैसे लाता है? फेथ के साथ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। किसमें? आदमी की जो मानवता है, नेसेसरी इंपॉर्टेंट मानवता है उसमें। एंड ही हिमसेल्फ, और साथ ही साथ खुद से, हैज नेवर सीज टू चैंपियन, और कभी भी खुद से अपने आप को नहीं रोका। किस लिए? टू सपोर्ट। चैंपियन का मतलब पे सपोर्ट करना है। किसको सपोर्ट करना? द राइट ऑफ ऑल मैन, है ना। उन्होंने कभी भी किसी को अपने आप को नहीं रोका कि उनको सपोर्ट नहीं करना है। वो हमेशा सपोर्ट किया करते थे। क्या? राइट ऑफ ऑल मैन, हर एक आदमी का जो अधिकार है। कैसे? कौन से अधिकार की बात है? यहां पे बात हो रही है टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। ठीक है, तो एक तरह से आप देखो तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया है? कहीं ना कहीं हर एक आदमी जो है उसको कैसे रहना है? डिग्निटी के साथ रहना है ना, जस्टिस के साथ रहना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं कि उनको सपोर्ट नहीं करना है इन सभी चीजों को। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि जो राइट है, अधिकार जो होता है आदमी का, अब यहाँ पर दो अधिकारों की बात हो रही है। एक है लिव इन डिग्निटी और एक होता है विद जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? देखिए, जस्ट से बना है जस्टिस ना, यहां पर जस्टिस एक नाउन हो गया। ठीक है, डिग्निटी क्या होती है हमारी? अगर हम डिग्निटी की बात करते हैं तो डिग्निटी एक्चुअली हमारी रिस्पेक्ट की बात है, हमारी मर्यादाओं की बात है। तो ये जो राइट होता है इन दोनों का, उसको कभी बढ़ाने से उसको कभी भी उन्होंने रोका नहीं, उसको हमेशा सपोर्ट किया है। तो यही बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर कही जा रही है। तो यहां पर आप एक बात क्लियर कर लें कि यहां पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, राधा कृष्णन की, चूंकि यह एक स्पीच है। तो स्पीच होने के नाते क्या होता है? स्पीच होने के नाते ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व के लोग रहे उनकी भी हम तारीफ करें, उनके बारे में भी अच्छे विचारों को रखें। तो इसीलिए यहां पर जाकिर हुसैन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हैं। चलिए, अब हम आगे हैं थर्ड पैरा पे। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। मैं तो बस आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप लोगों को यही सुनिश्चित करना चाहूंगा, ढांढस बांधना चाहूंगा, अश्योर करना चाहूंगा, चिंता मुक्त करना चाहूंगा। यहां पर अश्योरेंस का मतलब यही है ना। आप लोग क्या करते हो? मम्मी मम्मी लिसन, आई एम जस्ट अश्योरिंग यू दैट आई विल बी द टॉपर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, है ना। तो स्वाभाविक ही अश्योर करने का मतलब सुनिश्चित करना, किसी को बताना कि हाँ भाई चिंता मत करो ना। तो आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस। देखिए, मैं अब आ चुका हूं। एंटर का मतलब होता है घुसना। एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी ना। अब किस आत्मा के साथ, किस भरपूरता के साथ वो आए हैं इस ऑफिस में? स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, अर्थात प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ, है ना। पूरे डेडिकेशन के साथ वो यहां पर क्या है, यहां पर आ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम आगे देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, यहां पर यही कहा जा रहा है कि जब वो अपने ऑफिस में एंटर हुए हैं तो किस स्पिरिट के साथ, बोलते हैं दैट इज द स्पिरिट, यही भाव है। तो कहीं ना कहीं एक भाव के साथ है। अब वो भाव क्या? प्रार्थना पूर्ण विनम्रता। देखिए, प्रार्थना पूर्ण, अब प्रार्थना से भरा होना, प्रार्थना पूर्ण, और विनम्रता तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, सौम्यता। तो उसके साथ वे ऑफिस में आए हैं और संपूर्ण डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? समर्पण। तो पूरे समर्पण के साथ, पूरे प्रार्थना पूर्ण विनम्रता के साथ वे यहां पर एंटर हुए हैं। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. My dear students, यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अब जैसे कि स्पीच है तो उन्होंने अब यहां पर बोला है
कि उन्होंने ये शपथ ली है ना, ले चुके हैं वो, ऑफ लॉयलिटी, फेथफुलनेस, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि ये बच्चा बड़ा फेथफुल है ना, विश्वास रखता है। तो यहाँ पर बात आ रही है लॉयलिटी की, किसी के भी प्रति हमको क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से लॉयल हैं किस चीज के प्रति, भारत के संविधान के प्रति। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। It is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें, है ना, न्यू स्टेट को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है तुलनात्मक रूप में अगर हम देखते हैं राज्य का, तो वो पूरी तरीके से किसके द्वारा प्रदत्त है, which is its free have for the first time in history। तो खुद हमारे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तुलनात्मक तौर पर अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों ने, हम लोगों ने खुद को ही गिफ्ट किया है, सिटीजन्स ने खुद को ही दिया है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही, किसको, नए राज्य को। ठीक है, तो अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव, जो आप देख पा रहे हो जो संविधान है हमारे भारत देश का, कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक तौर पे देखें नए राज्य का, ठीक है, विच इट्स फ्री सिटीजन, यानी जो हमारे आजाद भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, है ना, जिनके पास है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस, पहली बार अपने इतिहास की अगर हम बात करें तो खुद को दिया है। अब आप बोलोगे सर यहां पर ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या बात हो रही है, हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन को गिफ्ट कर लिया खुद को ही, ये अर्थ क्या निकल कर आ रहा है ना, खुद को ही हम लोगों ने क्या करा अपना। तो देखिए भारत का संविधान जो है हम ही लोगों ने अपने लिए ही बनाया है ना। संविधान के तहत हम क्या करते हैं, संविधान के तहत कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ाते हैं ना। आप देखो ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। तो लोगों को पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। तो हमने क्या करा है, हमने एक संविधान का गठन किया है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, जहां पर क्या होगा, जहां पर हमारे जो लोग हैं वो अच्छे से रह पाएंगे, उनके लिए अधिकार होगा। अब इतने सारे लोग रह रहे हैं, आप जानते हो ना कि रूल्स और रेगुलेशंस के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मेरे पास एक टाइम लिमिट है कि नहीं, मेरे को ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं मेरे को 2 घंटे में कंप्लीट करनी है, अब वैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी लिमिट लगाया कि नहीं इतने में उसको इतना करना है लोगों को, उसके आगे नहीं, है ना, ये अधिकार उसके हाथ में, ये अधिकार उसके हाथ में नहीं। लेकिन अगर उसको हम क्रॉस कर देंगे, वायलेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो अगर हमें एक ही देश में रहना है, एक ही देश में अच्छे से कार्य करना है ताकि मतभेद ना हो, तो संविधान इसलिए बनाया गया। भारत का जो संविधान है वो बहुत ज्यादा क्या है, रिजिड और फ्लेक्सिबल माना गया है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि B.R. अम्बेडकर ने इसको ड्राफ्ट किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब सबसे पहली चीज जो मेरे को आपसे पूछनी है वो ये है कि अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार हमारे प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल के बारे में बताइए, ठीक है, ताकि हम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ नॉलेज इसकी भी ले लें। अब देखिए यहां पर क्या है, पहली बार बनाए तो इतिहास की बात होगी, सब यहां पर क्लियर हो गया। यहां पर ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, मॉडेस्टी, विनम्रता, है ना। तो यहाँ पर ये जो पूरा मीनिंग निकला है, यहाँ पर अपने प्रेफुल ह्यूमिलिटी का मतलब मैंने यहाँ पर रखा था। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हर एक चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हैं। It is the young state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. I pledge myself to the service of those values. अब यहाँ पर देखिए बहुत प्यारी बात की गई है। It is the young state, ना, ये जो अभी नया नवेला जो भी बड़ा राज्य है ना, यंग छोटा राज्य ना, जो भी आपने सुना ना यंग बच्चे जो होते जवान ना, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल ना। ये जो हमारे एंशिएंट पीपल की हम बात कर रहे हैं,
हमारे एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन लोग। तो यहाँ पर जो यंग स्टेट है प्राचीन लोगों का, हु थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया, अब यहाँ पे मिलीनिया का मतलब क्या होता है, सदियों से ना, जो बहुत सदियों से, एंड थ्रू कोऑपरेशन, और जो किसके द्वारा, कोऑपरेशन के द्वारा है ना, ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर डाइवर्स का मतलब विविध ना, विविध की बात हो रही है। एथनिक का मतलब होता है रेशियल कल्चरल ना, रेशियल हो गया, कल्चरल की बात हो गई। और एलिमेंट्स तो आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं ना, तत्व, एलिमेंट्स को हम तत्व कहते हैं। हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज, इन्होंने कड़ी मेहनत के द्वारा इस बात को रियलाइज करवाया है ना कि ये जो है ना समय की अतीत है, टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है ना अपने खुद की पिक्यूलियर वे में। तो यहाँ पर स्वाभाविक एक अर्थ निकल कर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमने इसका अर्थ किया, अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखिए यहां पर बात की जा रही है एंशिएंट लोगों की। एंशिएंट लोग कौन, जैसे पुराने समय के लोग हुआ करते थे ना। और यहां पर बात की जा रही यंग स्टेट की, who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, जिन्होंने क्या करा है बहुत सदियों से ना, बहुत सदियों से और बहुत ज़्यादा अलग अलग, क्या कहना चाहिए, एथनिक कोऑपरेशन के द्वारा, कल्चरल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें ना, विविध विविध एथनिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, सहयोग की बात करें, उन एलिमेंट्स के द्वारा क्या किया है, उन्होंने रियलाइज करा है ना, टू रियलाइज क्या करा, मेहनत करके कड़ी मेहनत से रियलाइज किया है क्या, टाइमलेस ना, एक जो समय के अतीत है ना, जो पूर्ण है, एब्सोल्यूट जो वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, और वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य ना, अपने अलग ऑन पिक्यूलियर वे की तरह ना, थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने इस चीज को क्या करा, समझा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है कि उन लोगों ने ना, जो एंशिएंट लोग हैं, उन्होंने क्या बहुत लंबी सदियों से, बहुत लंबी सदियों से, अब हम उस समय की बात ही नहीं कर रहे, उस बात को समझा है। तो यहाँ पर कड़ी मेहनत से कोई भी चीज को समझने वाली बात जो वो बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए जो वैल्यूज हैं, अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज क्या हैं, ये वैल्यूज आप सभी जानते हैं, ये हमारे जीवन की मूल्य होते हैं। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज हैं ना, जो उन्होंने बहुत सहयोग के साथ, कोऑपरेशन के साथ, जो अलग अलग एथनिक एलिमेंट्स से जुड़कर जो आए हैं ना, बहुत कड़ी मेहनत के साथ, जो टाइमलेस ना, बहुत जो समय की अतीत होकर अगर हम बात करें, तो रियलाइज जो उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसी ही वैल्यू को वो क्या करेंगे, उन्हीं वैल्यूज को वो क्या देना चाहेंगे, अपनी सर्विस देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहेंगे, उनको सेवा देना चाहेंगे। तो अब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर मेरे को बताओ कि यहाँ पर किन वैल्यूज की बात हो रही है, किन मूल्यों की बात हो रही है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी इतना खास नहीं है। सदियों सदियों से लोगों ने क्या करा, मेहनत किया ना, उन्होंने वैल्यूज को निकाला, ठीक है। बहुत सारे कल्चर हमारे भारत में आए, जुड़े, एथनिक वैल्यूज इकट्ठा हुए, तो उन्हीं वैल्यूज की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो समग्रता की बात हो रही है ना, कड़ी मेहनत से तो इन सब चीज़ों को आप रियलाइज कर पाते, तो उन्होंने रियलाइज किया है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होते हैं। तो उन्हीं वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं सर्विस देने की बात कर रहे हैं। कौन, यहाँ पर राधा कृष्णन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है क्योंकि जाकिर हुसैन की। तो अब आप लोग समझ जाए कि जाकिर हुसैन की बात चल रही है यहाँ पर ना, वो हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, आदरणीय जाकिर हुसैन जी। तो यहाँ पर अब उन्हीं की बात, उनकी स्पीच चल रही है। राधा कृष्णन का सिर्फ एक ही पैरा है, ठीक है, जहाँ पर उनके बारे में कहा गया है, बाकी कहीं पे भी कुछ भी नहीं कहा गया। यहाँ पर उनकी स्पीच जो है वो आगे चल रही है। चलिए अब यहां पर क्या दिया है देखते हैं। फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर यहां पर क्या दिया है, दो तो आप समझ गए, यद्यपि, है ना, सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, कुछ जो ठोस एहसास हैं ना, रियलाइजेशन का मतलब होता है एहसास ना, तो यहां पर बात हो रही है किसकी, एहसास की बात हो रही है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस ना। अब अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप उस चीज को समझ सको। तो यहां पर इन दोनों का मीनिंग निकलता है ठोस ना, ठोस एहसास, इसको आप एहसास भी ले सकते हो, ठीक
ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हो, मैं ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लिखूंगा ताकि आप जल्दी समझ जाओ। तो कॉन्क्रीट रियलाइजेशन एहसास होता है ऑफ अ वैल्यू। अब वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है, मूल्य, ठीक है, तो यहाँ मूल्य की बात हो रही है। मे बिकम इनएडिकेट, क्या हो जाता है, इनएडिकेट का मतलब होता है अपर्याप्त, इनएडिकेट का मतलब होता है अपर्याप्त। विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, जैसे परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं ना, परिस्थितियों के बदलने से अगर हम सर्कमस्टेंसेस की बात करें तो परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती चली जाती हैं, द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड। तो क्या होता है, जो वैल्यू है, जो हमारे मूल्य हैं, वो क्या हो जाते हैं ना, इटरनली, हमेशा के लिए क्या होता है, वैलिड हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। वैलिड यानी सही हो जाना, और इटरनली जो इसका अंत नहीं है, इटरनल जो हमेशा मौजूद है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और क्या करता है, दबाते हैं हमें, किस लिए, फॉर न्यूअर, किसके लिए, नए और नए ना, एकदम ताज़ा, किसके, रियलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर साफ तरीके से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्क्रीट रियलाइजेशन होते हैं हमारे मूल्यों के ना, आप लोग जानते हैं कि हमारे मूल्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर मोरालिटी की बात क्या है, कहीं की भी बात करें तो कहीं ना कहीं मूल्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कॉन्क्रीट रियलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, इनएडिकेट होते हैं ना, मे बिकम इनएडिकेट। अब देखिए कभी कभी समय के साथ भी कभी कभी वो मूल्य जो हैं कहीं ना कहीं अपर्याप्त हो जाते हैं। उनकी अपर्याप्त का मतलब थोड़ा कम, आप मानो आवश्यकता से ज़्यादा अगर हमको आवश्यकता पड़ती है ना, अगर मान लो पानी है वो अपर्याप्त हो जाए, मतलब आप लोगों को और लोगों को पानी देना है लेकिन वो पानी कम पड़ गया, तो वही बात हो रही है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्क्रीट रियलाइजेशन होते हैं, ठोस, क्या कहना चाहिए, जो ठोस एहसास होते हैं किसकी, वैल्यू के, वो कभी कभी अपर्याप्त हो जाते हैं। किसके साथ, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, स्वाभाविक है, अगर सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप इस बात को देख पाओगे कि इनमें कहीं ना कहीं अपर्याप्त होते चले जाएंगे वो। तो लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ठीक है, हम मानते हैं कि वो अपर्याप्त हो जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी उनकी, लेकिन जो वैल्यू होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वैलिड होते हैं ना। क्या कहोगे आप, रिमेन्स इटरनली वैलिड ना, हमेशा के लिए क्या होता है, सही होते हैं वो। एंड पासिस है ना, प्रेस, अगर आप इसको प्रेसेस के रूप में दबाना ना, प्रेसेस फॉर न्यू एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं किसके, नए और ताज़े रियलाइजेशन के, ठीक है। द पास्ट इज नॉट डेड, अगर मैं बात करता हूं किसकी, पास्ट की, पास्ट का मतलब होता है भूत, पास्ट का मतलब भूत, इज नॉट डेड, वो क्या है, वो मरा हुआ नहीं है। एंड स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब एक जैसा नहीं है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, पूर्व के समय की बात करते हैं, तो वो क्या है, पूरी तरीके से स्टैटिक है ना। आप कहीं ना कहीं देखोगे, ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर यह है कि इन दो बातों पे ध्यान देना है कि जो पास्ट है वो मरा हुआ नहीं है, स्टैटिक नहीं है ना। हम लोग कहते हैं ना कि जो पास्ट है कहीं ना कहीं क्या होता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं, पास्ट डेड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, इट इज अलाइव, ये क्या है, ये जीवित है। एंड डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज, डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आप, स्वाभाविक बात है ना, बिल्कुल सही, यहाँ पर सही बात है कि पास्ट अलाइव है, डायनामिक है, आप पास्ट से, जो भूतकाल, उससे कुछ सीखते हो, तो कहीं ना कहीं इज इन्वॉल्व, तो ये इन्वॉल्व करता है ना। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी, अब डिटरमाइनिंग द क्वालिटी मतलब बताना किसी भी क्वालिटी के बारे में, ठीक है, ऑफ अवर प्रेजेंट, अब जो हमारी खासियत है, जो क्वालिटी है किसकी, प्रेजेंट, और खास की जो प्रोस्पेक्ट है हमारे फ्यूचर के, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आशा ना, या टारगेट्स होते हैं, जो हमारे संभावनाएं जो होते हैं, उनको भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है, बतलाता है ना, डिटरमाइन करना है, बतलाता है। यानी साफ तरीके से यही कहा जा रहा है कि जब भी हम बात करते हैं पास्ट की तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है, ये अलाइव है ना,
और ये कहीं ना कहीं क्या कह सकते हो, डिटरमाइन करता है, क्या क्वालिटी ना, विशेषता बताता है, वृद्धि बताता है किसकी, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं किसी काम का नहीं, मर गया है, कोई काम नहीं है उसका। पास्ट की भी अपनी खुद की वैल्यू होती है। तो हम वैल्यूज़ की बात करें तो मूल्यों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मूल्य की ही बात की गई, पास्ट की भी एक मूल्य है, उसका भी एक वैल्यू है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो यही बात है जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ में बताया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर एक बात क्लियर कर दी। फोर्थ पॉइंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया ना। आपने प्रक्रिया का नाम सुना होगा। अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल, है ना। रिन्यूअल का मतलब चेंज होना, वापस से नयापन आना, है ना। तो एक जो कांस्टेंट रिन्यूअल होता है, बदलाव आना, वो वास्तव में क्या है ना, इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, जो निरंतर होता रहता है, एक समान स्थिति में रहता है ना, वो क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी की बात है ना, एक प्रक्रिया है किसकी, ग्रोथ की, किसके, राष्ट्र के ना, कल्चर की। अब हमारा जो राष्ट्र का कल्चर है, अब देखिए आपको तो पता ही होना चाहिए कि हमारे देश में कितने सारे कल्चर जो है मर्ज्ड हुए हैं ना। देश हमारा फाउंडेशन माना जाता है, तो हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन जो हमने हमेशा देखा ही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है किसकी, बदलाव की। आप देखिए ग्रोथ होता है, अगर बार बार कुछ बदलाव आएगा, चेंज आएगा, तो कहीं ना कुछ तो ग्रोथ होगा ही ना। तो यहाँ पर नेशनल कल्चर और जो नेशनल कैरेक्टर है, यानी राष्ट्रीय चरित्र और जो राष्ट्रीय संस्कृति है, उसमें कोई ना कोई बदलाव जो हम देख पाते हैं, उसमें कोई ना कोई वृद्धि देख पाते हैं, ग्रोथ देख पाते हैं। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और ये किसका काम है, ये किसका व्यवसाय, एजुकेशन का। एस आई सी इट, जैसा कि मैंने इसको देखा है, टू मिनिस्टर द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। और ये जो मिनिस्टर का मतलब देखभाल करना, देखना, समझाना ना, मिनिस्टर देख रेख करने वाली, मिनिस्टर दिस कॉन्सेप्ट, जिसको देखता है, ओवरव्यू करता है, द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। ये जो बार जो परिवर्तन आता है, जो रिन्यूअल होता है, वापस से जो परिवर्तन आता है, नव परिवर्तन जो आता है, उसको कौन देखता है, उसको कहीं ना कहीं मिनिस्टर करते हुए देखा है। तो टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, तो ये कौन करता है, एजुकेशन। एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन का मतलब तो आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर बात एजुकेशन की हो रही है, वही मिनिस्टर करता है किसको, कांस्टेंट रिन्यूअल को। और इस कांस्टेंट रिन्यूअल से क्या होता है, एक प्रोसेस होती है किसकी, ग्रोथ की, है ना। किसका ग्रोथ होगा यहाँ पर, राष्ट्र की संस्कृति का, राष्ट्र के चरित्र का। और स्वाभाविक है अगर हमको कुछ परिवर्तन लाना ही है तो हम कहाँ लाएंगे, चरित्र में परिवर्तन लाएंगे, हमारे कल्चर में परिवर्तन लाएंगे। और वही बात जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कही गई है। And may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्या कहा गया है, presumption। अब देखिए यहाँ presumption का मतलब क्या होता है, an idea that is taken to be true, जिसको उन्होंने सही माना ना, मानना ना। I may be forgiven the presumption, मुझे माफ कर दिया जाएगा, forgive कर दिया जाएगा इस प्रिजम्पशन के लिए। यानी उन्होंने एक प्रिजम्पशन लिया है। अब यहाँ पर कौन सा प्रिजम्पशन उन्होंने लिया है, किस बात को उन्होंने सही ठहराया है, माना है, वो ये है कि दैट माई चॉइस ऑफ दिस हाई ऑफिस। अब यहाँ पर हाई ऑफिस जो है जिसकी पोजीशन के लिए उनको लिया गया है, प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, तो ऑलरेडी वो मानते हैं कि मेरे को इसलिए माफ किया जा सकता है। जो भी प्रिजम्पशन मैंने लिया है, जो भी माना है, मैंने क्या माना है, दैट माई चॉइस, जो मेरे को चूज किया गया, जो मेरी चॉइस है, जिन लोगों ने मेरे को यहाँ पर लाया है टू दिस हाई ऑफिस, has mainly if not entirely been made। अब मैं इस ऑफिस में किस लिए आया हूं, कोई तो बात होगी ना। तो कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर, पूरे तरीके से नहीं कह रहा हूं, मुख्य तौर पर कह रहा हूं, पूरे तरीके से नहीं, बीन मेड ऑन अकाउंट, है ना, किसकी जवाबदेही पर बना है, ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल ना। कहीं एजुकेशनल फैक्टर जो रहा है उसी ने ही कहीं ना कहीं जवाबदेही दी है। ऑन अकाउंट यहाँ पर बात हो रही है, तो उनका एसोसिएशन रहा है किसके साथ, एजुकेशन के साथ। तो इसी कारणवश
उनको इतनी बढ़िया पोजीशन जो है यहाँ पर मिली है। तो ये उनका एक प्रिजम्पशन है, उसके लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं, फॉरगिवन भी मिलना चाहिए उनको। लेकिन उनका मानना यही है कि इस पोजीशन में आने का साफ साफ अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने बहुत समय तक जुड़े रहे। वो किससे जुड़े रहे? वो जुड़े रहे हैं एजुकेशन से। किसके? अपने लोगों की। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था, राधा कृष्णन के बारे में उन्होंने बोला और साथ ही साथ अपने बारे में भी कुछ बातें ऐड की उन्होंने। और यहाँ पर जो बात ऐड की है वो यही है कि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन के साथ संबंध था, इसीलिए उनको प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो मिली, उसके लिए उनको चूज किया। तो यहाँ पर कांस्टेंट रिन्यूअल यानी परिवर्तन की बात हो रही है, नए चेंजेस की बात हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाइए, राष्ट्रीय चरित्र है ना और राष्ट्रीय संस्कृति है ये। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट जो होगा वो आपके माइंड में होगा। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। अब यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से उन्होंने बात कहा है, I maintain the education, मैंने बनाए रखा है किसको? जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन आप सभी जानते हैं इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। ये मेरे लिए क्या है? एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ना, एक औजार की तरह है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट प्राइम, जो जिसको हम पहले पॉइंट पे रखते हैं, प्राइमरी वाली बात ऑफ नेशनल पर्पस ना, राष्ट्र के कारण के लिए ना, जो पर्पस होता है, जो हमारा एक टारगेट है जो मैं बना के रखा हूँ, जो नेशनल पर्पस है, तो राष्ट्र के जो कारण है उसके लिए ये एक क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ना। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली, और यही जो क्वालिटी होती है, यही जो गुण है, यही जो विशेषता है एजुकेशन की, वो क्या है? इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और यही कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे, अगर हम बात कर नहीं सकते यहाँ पर, तो हम उसको स्केप का मतलब आगे निकाल देना, आप ना स्किप कर देना। तो इनस्केपेबली ना कहीं इसको स्केप नहीं किया जा सकता, आगे नहीं हटाया जा सकता, बिना हटाए ही हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व है किसमें? इन द क्वालिटी ऑफ नेशन ना, जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो भाव है नेशन के, जो क्वालिटी होती है ना। आप बोलते हैं ना क्वालिटी क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, तो आप लोग बोलते हैं ना कि किस तरह वो समझ रही है, किस तरह वो खाना बना रहा है, उसके खाने की क्वालिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर ये जो है इन्वॉल्व है, कहाँ पर? क्वालिटी ऑफ नेशन में। तो यहाँ पर साफ साफ तरीके से एक ही बात जो है वो क्लियर हो गई है कि वो यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं बनाए रखा हूँ क्या? एजुकेशन को एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर, किसके लिए? राष्ट्र के कारणों के लिए है ना, पर्पसेस के लिए। और यही जो क्वालिटी है ना किसकी? एजुकेशन की, वो कहाँ पर इन्वॉल्व है? क्वालिटी ऑफ नेशन में ना। तो क्वालिटी ऑफ नेशन में कहीं ना कहीं अब उसको स्केप नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तो बिना हटाई कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ नेशन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी ना। आप इस बात को समझिए कि इतना प्यारा जो स्पीच इन्होंने दिया है, ये स्पीच कहीं ना कहीं हम सबके दिल को छू रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है जब प्रेसिडेंट बनते हैं किसी भी देश के, तो प्रेसिडेंट बनने में ही एक बहुत बड़ी खासियत होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप बार बार समझिए, और जहाँ पर मैंने कोई भाव को बार रिपीट किया है, अब जैसे सर क्या कर रहे हैं, इसी बात को मैंने 2 बार रिपीट किया है, तो ये नहीं है कि मेरे को टाइम पास करना है, इसलिए कि उस बात को आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि एक बार रीड करने में आप समझ नहीं पा रहे तो दोबारा रीड कर रहे हैं, ताकि आपका 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स आए। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है जो राइटर खुद ही समझ पाता है, लोग उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उसी भाव को एग्जैक्टली यहाँ पर इंटरप्रिटेट कर लूँ, ठीक है, और आप लोगों तक पहुंचाऊं। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट्स हैं, है ना, अगर डाउट्स आपके माइंड में है, कोई भी क्वेरीज है ना, संशय है,
संशय का अर्थ यहाँ पर ये निकलता है, ठीक है, संशय का अर्थ यहाँ पर ये निकलता है कि आप लोगों को मान लीजिए कोई वर्ड नहीं आया, जैसे प्राइम नहीं समझ में आया, तो सर आप पूछ सकते हो डायरेक्टली कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ठीक है, क्योंकि अगर ये 12th स्टैंडर्ड है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका नुकसान होगा, मैं तो पढ़ा कर चला जाऊँगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 5th पॉइंट पे देखते हैं पैराग्राफ। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture। अब देखिए बार बार यहां पर ना एक ही बात की जा रही है, पास्ट। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया है जो हमारा पास्ट कल्चर है ना, अगर हम पास्ट की बात करें तो अभी भी मरा नहीं है, वो अलाइव है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर कि जो पर्सपेक्टिव है, प्रोस्पेक्टस उसको बताता है। तो वो यही कह रहे हैं, आई प्लेज में प्रतीक है ना, आई देयर फॉर प्लेज ना, मैं ओथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, प्लेज लेता हूँ, माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ना, जो फेथफुलनेस है ना, किसी चीज़ के प्रति स्टेड फास्टेडनेस होना है ना, किसी चीज़ के प्रति लॉयल होना ना, बहुत ज़्यादा फेथफुल होना, तो फेथफुल होने की बात है। लॉयल का मतलब होता है फेथफुल होना, तो फेथफुल हो किसके प्रति, आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयरसोएवर ना इट मे हैव कम, जहां कहीं से भी ना वो आया है हमारे पास। अब यहाँ पर जो पास्ट कल्चर, अब ये जो पास्ट कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रॉम वेयरसोएवर ना, जहां कहीं से भी, वेयरसोएवर जहां कहीं से भी, इट मे हैव कम। अब देखिए कल्चर जो होता है, ऐसा नहीं है कि भारत में एक ही कल्चर चला आया है, बहुत सारे कल्चर हैं ना। मुगल्स की अगर हम बात करते हैं तो मुगल कल्चर हो गया, ईसाई धर्म आया, बहुत से लोग आए तो उन लोगों के कहीं ना कहीं कल्चर भी आए। तो वेयरसोएवर जहां कहीं से भी, इट मे हैव कम, एंड बाय होमसोएवर इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूट, और जिन किसी के द्वारा, जिन किसी, होमसोएवर ना, जिन किसी की भी द्वारा, इट मे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड ना, ये चीज क्या की गई है, दी गई है, ऐड की गई है, सहयोग में दी गई। कंट्रीब्यूट करना ना, ऐड करना, देना, सहयोग में ना, कंट्रीब्यूट किया है, ऐड किया है, दिया है, तो उनके बारे में बोल रहे हैं वो। मैं उसके लिए क्या करता हूं, उसके लिए शपथ लेता हूं, उसके लिए क्या करता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं। तो कंट्रीब्यूट ना, सहयोग देना। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से क्या करता हूं, अब प्लेज करता हूं। प्लेज का मतलब जान चुके हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, है ना, मैं खुद से ही क्या करता हूं, है ना, आई प्लेज्ड माई सेल्फ टू द सर्विस, मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं क्या करूंगा, खुद से संपूर्ण भारत की जो कल्चर है उसकी समग्रता के लिए क्या करूंगा, सहयोग दूंगा, सर्विस दूंगा। आई प्लेज ना, मैं क्या करता हूं, मैं प्लेज करता हूं, किसके लिए, माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, जो फेथ है मेरा, जो फेथफुलनेस जो है मेरी अपने कंट्री के लिए, उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्लेज लेता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हम उन सब चीज़ों को नहीं ले रहे। इररिस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, स्वाभाविक है कि इररिस्पेक्टिव है ना, उसको ध्यान नहीं देते कि कौन सा रिलीजन है, कौन सी, अब एक ही की बात नहीं हो रही। इररिस्पेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव, भले ही कितने ही सारे रिलीजन हो, अलग अलग रिलीजन हो, अलग अलग लैंग्वेजेस हो, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, है ना, रिगार्डलेस, इररिस्पेक्टिव का रिगार्डलेस ऑफ ना, बजाय कितने ही रिलीजन है, कितने ही लैंग्वेज है, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद है ना प्लेज करता हूँ, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ ना, उसका जो विगर है, जो उसकी शक्ति है ना, एंड द प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण के लिए, है ना। मैं प्लेज करता हूँ खुद से, किसके लिए, कार्य के लिए, टू स्ट्रेंथ है ना, टू स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति प्रदान करना, शक्ति, विगर, स्ट्रेंथ का मतलब विगर, एंड प्रोग्रेस, और क्या करना, प्रोग्रेस करना, वृद्धि करना, किसकी, अपने ही देश की बात हो रही है ना, लोगों की ना, लोगों के वेलफेयर, उनके जो स्ट्रेंथ करने की बात हो रही है, प्रोग्रेस करने की बात हो रही है, तो लोगों से ही हर चीज जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर कल्याण की ही बात हो रही है। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण ऑफ इट्स पीपल, तो वो प्लेज करते हैं किसके लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना, उनकी प्रोग्रेस के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैं ये प्लेज ले रहा हूँ, मैं ये दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा। डिस्टिंक्शन जो है ना, यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं कि ये वर्मा है तो ये शर्मा है, तो ऐसे डिस्टिंक्शन है, कोई अंतर नहीं होगा किसी भी कास्ट में, किसी भी कलर में और क्रीड में। क्रीड का मतलब होता है पंथ, ठीक है, क्रीड का मतलब होता है पंथ। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आप लोगों को अब कोई डाउट बचा होगा। बस इस बात को यहाँ पर याद रखिए कि एक लाइन जो है, आई प्लेज टू माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द कंट्रीज कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू बन सकता है और क्वेश्चन आ सकता है। और आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इररिस्पेक्टिव। अब आप लोग बोलते हैं लॉयल कौन होता है भाई? देखिए, फेथफुल, आप लोगों ने सुना होगा कि आपका दोस्त जो है आपके प्रति बहुत समर्पित है, तो लॉयल्टी का मतलब ये समर्पण की बात हो रही है ना, कि मैं देश को समर्पण दूंगा। कुछ पहले समय आपने सुना रामू काका बहुत फेथफुल हैं ना अपने मालिक के प्रति, तो वही है यहाँ पर फेथ रखना, विश्वास रखना है ना, बहुत ज्यादा विश्वास से परिपूर्ण होना, लॉयल होना, समर्पित होना, यही बात है। तो आना, तो यहाँ पर आप याद रखिए रिगार्डलेस ऑफ ना, इररिस्पेक्टिव समझ जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन की बात, एक ही लैंग्वेज की बात होगी, नहीं, यहाँ पे उसको हटाकर वो बात करें, सभी को लेकर चलेंगे। वो क्रीड पंथ को कहते हैं। देखिए पंथ क्या होता है, पंथ आपने सुना होगा ना, यहाँ पे हम पंथों की बात ये कहते हैं, जैसे कबीर पंथ हो गया है ना, तो एक शाखाएं होती हैं। क्रीड को आप इस तरह देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि और कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट अराइज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम। ये जो पूरा का पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, होल का मतलब क्या होता है, पूरा। ये जो पूरा भारत जो है वो क्या है, माई होम, मेरा क्या है, घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा भारत है वो क्या है, मेरी फैमिली है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो भारत क्या है, मेरा घर है, मेरा फैमिली है। तो यही जो है आपके चैप्टर का टाइटल है, जो कि ना आप देखा होगा ना, टॉपिक मेन जो चैप्टर का नाम रखा गया है ना, एक हेडिंग की तरह, मेन हेडिंग जो है आपकी वो क्या है, भारत इज माई होम। तो ये यहीं से लिया गया है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यही मेरे फैमिली है, यही लोग क्या है, मेरे घर के परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन, लोगों ने क्या करा है, चूज किया है, टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली ना, मेरे को उन्होंने क्या करा है, इस घर का हेड बनाया। अब प्रेसिडेंट जो है वो तो हेड होगा ही ना, तो हेड की ही बात हो रही है। फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के लिए। अब ये तो होगा नहीं, अब द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं आजीवन के लिए द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट रहेंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही बात उन्होंने कहा, सर्टेनली, कुछ निश्चित समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task। तो यहां पर अब आप देखिए क्या कहा जा रहा है। अब यहां पर आप देखोगे कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor। अर्नेस्ट endeavor का मतलब क्या है, अर्नेस्ट का मतलब क्या, सीरियस ना, सीरियस ना, मेरा अर्नेस्ट सीरियस endeavor है। endeavor से आप क्या समझते हो, अटेम्प्ट, या आप ये भी कह सकते हो प्रयास, कठिन प्रयास। endeavor मेरा कठिन प्रयास है, सीरियस कठिन प्रयास है। टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग, है ना, ताकि मैं क्या करना चाहता हूं, ताकि मैं अपने घर को ना मजबूत बनाऊं, खूबसूरत बनाऊं। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, है ना, एक बहुत गुड इनफ घर बनाओ, वर्दी मतलब गुड इनफ, होम फॉर अ ग्रेट पीपल ना, अच्छे लोगों के लिए एक अच्छा घर बनाओ। इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क, जो लोग एक टास्क में जो कि अट्रैक्टिव है ना, फैसिनेटिंग जो आपको अट्रैक्ट मान करता है, ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। इंगेज इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप, यानी इंगेज ना किसको बिल्ड करने के लिए ना, बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। तो यहाँ पर बात यही हो रही है कि उन लोगों के लिए वो क्या करना चाहते हैं, एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग किस में इंडल्ज्ड हैं, एक ऐसे टास्क में इंडल्ज्ड हैं, जो लोग क्या बनाना चाहते हैं, एक समृद्ध और एक बढ़िया सा घर बनाना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने पहले इसका मीनिंग समझ लिया, अब हम उसका अर्थ निकालते हैं। लाइक हमने लाइन बाय लाइन अर्थ कर लिया है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, पैराफ्रेज कर कर देखते हैं। तो इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग। अब स्वाभाविक है जब हम बात करते हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी यही चाहेगा उसका घर जो है वो बहुत बढ़िया हो ना, होम स्ट्रॉन्ग हो, बढ़िया हो, ब्यूटीफुल हो। तो ये उनकी ना अपेक्षा तो नहीं रही, उनकी उपेक्षा भी नहीं, कहीं ना कहीं उनकी एक भाव है, उनकी एक भावना है, उनकी एक इंडीवर, उनका कठिन परिश्रम है, उनका अर्न सीरियस कठिन परिश्रम है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा घर बनाने की ओर अग्रसर है। अब वर्दी होम ना, वो क्या करना चाहते हैं, एक अच्छा घर, वर्दी होम, विश्वसनीय घर बनाना चाहते हैं। किसके लिए? अच्छे लोगों के लिए। अब स्वाभाविक है यहाँ पर हम लोगों की बात हो रही है, अच्छे लोग कौन है ना, तो अगर एक राष्ट्रपति का जो पद है जब वो उसको होल्ड करते हैं, तो स्वाभाविक कि उनके कुछ कर्तव्य हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज हैं जो उनको निभानी होगी, जो उनको यूज करनी होगी। ठीक है, engaged in fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। अब जो लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए वो बनाना चाहते हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाना चाह रहे हैं, अपने राष्ट्र को ग्रेसफुल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो क्या नाम है इनका, जाकिर हुसैन जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बातों को बता रहे हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने एक बात समझ ली है कि जाकिर हुसैन की जो विचारधाराएं हैं, जो उनका कथन है, वो बहुत सटीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। तो जाकिर हुसैन जी ही यहाँ पर वो कथन दे रहे हैं। तो एक बात आप इस बात को क्लियर कर लें कि जाकिर हुसैन जो हैं, उनकी जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ज़्यादा के अप्रतिम हैं, और इन्हीं विचारों के कारण जाकिर हुसैन जी ने एक अलग स्थान बनाया। जैसे कि वो आपके बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये जो पूरा कथन है कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। अब यहां पर देखिए 6th पैराग्राफ हम देख रहे हैं, दी फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात की गई है कि जो फैमिली है, जो परिवार है हमारा, है ना, जब हम परिवार की बात करते हैं, अब ये परिवार क्या है, ये परिवार हम लोग हैं, ये जो परिवार है ना, ये हम लोग हैं। ठीक है, इस बिग, ये क्या है, बहुत बड़ा है। अपन लोग परिवार की तरह वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम सब लोग क्या हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस ना। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पर आप ध्यान देकर समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, ग्रो कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली एट आ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट स्पेस। असुविधाजनक जो फास्ट स्पेस है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं तेजी से। वी शेल ईच वन ऑफ अस, अगर हम अपने बात करते हैं, हम में से हर एक हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ना। कहीं बिना किसी दया के हमें क्या करना होगा, हम में से हर एक व्यक्ति को क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट का मतलब सहभागिता देना ना, आप में इसको ऐसे लिखते हैं, सहभागिता। तो क्या करना होगा, सहभागिता देनी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ईच इन हिज ओन वे, और हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से क्या करना होगा, सहभागिता देनी होगी। किसके लिए, इन इट्स न्यू लाइफ ना, अपने खुद की लाइफ में ना, बिना ज़्यादा किसी दया के क्या करना है, आपको भाग लेना है। ईच इन इट्स ओन वे ना, अपने तरीकों से। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को समझ जाइए कि कहीं ना कहीं निरंतर एक ग्रोथ जो है हम देख पा रहे हैं, असुविधाजनक तौर पर या आप इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस में तो हो रहा है बल्कि, लेकिन वी शैल ईच ऑफ अस ना, हम सभी जो लोग हैं, हैव टू पार्टिसिपेट, हम सबको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, सहभागिता देना है इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ना। अगर आप देखो अपनी खुद की जिंदगी में अपने तरीके से आप लोग सहभागिता दे पाओगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई और आपकी तरफ से आके आपकी जिंदगी में सहभागिता दे दे, नहीं। फॉर शीयर का मतलब क्या होता है, एकदम महीन, बारीक ना। साइज द टास्क अहेड, अब फॉर शीयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग। अब जो छोटे से साइज का जो टास्क हैं
ना। टास्क का मतलब जो हमारे गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो हमारे आगे हैं। अहेड का मतलब होता है आगे हैं। Of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country ना। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि इतने सारे टास्क जो हैं, छोटे छोटे साइज के जो टास्क हैं, वो हमारे आगे हैं, ठीक है। और उनकी क्या इच्छा, उनकी कुछ डिमांड है ना, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक। और इनकी डिमांड के चलते कोई भी व्यक्ति ना पीछे नहीं बैठ सकता एंड जस्ट वॉच, और सिर्फ देख नहीं सकता ना। अब स्वाभाविक है, अब जब डिमांड आ रही है कि नहीं आपको कुछ बदलाव लाना है, कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं उन टास्क्स को हमको देखना ही पड़ेगा, उनकी डिमांड को देखना ही पड़ेगा। हम खाली पीली बैठ नहीं सकते और देख नहीं सकते। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर का जो भवंडर है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं एक बीमारी या एक एंडेमिक का फॉर्म ना ले रहे अपनी कंट्री में, है ना। आपको पता है एंडेमिक पेंडेमिक क्या होता है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ा होता है ये। तो अब आप लोगों को एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। मेरे को लगता है यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। The situation demands of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people। अब देखिए, ये जो परिस्थिति है, ये जो कंडीशन है, जब हम सिचुएशन की बात करते हैं, कंडीशन भी कह सकते हो आप, ठीक है। जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो क्या रखती है, डिमांड, यानी क्या इच्छा है ना, डिमांड्स ऑफ अस वर्क। वो चाहती है कि हम क्या करें, कार्य करें, वर्क एंड मोर वर्क, कार्य करें और ज्यादा करते जाएं। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, हमको ना सीरियस वर्क नहीं करना, हमको सिंसियर वर्क करना, अच्छा वर्क करना है। सॉलिड यानी ठोस, और एक स्टडी यानी एक जो अपनी स्थिति में रहे, समान स्थिति में। स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, और क्या करना हमको ठोस, और क्या करना वापस से हमको क्या बनाना, रिकंस्ट्रक्शन करना किसका, होल मटेरियल, जो होल वस्तु है, पूरी वस्तु। और कल्चरल लाइफ जो है लोगों की, उसको हमको क्या करना है, वापस से बनाना है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर राधा कृष्णन जो है कहीं ना कहीं यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को रुके रहना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, हमको क्या करना है, कार्य करना है। और यही डिमांड है वक्त की, यही डिमांड है ना इस चीज़ की कि हमको क्या करना है, बार बार कार्य करना है, हमको सिंसियरली काम करना है। और जो मटेरियल है और जो हमारी कल्चरल सांस्कृतिक जीवन है, उसको हमको क्या करना है, अपहेल्ड करना, उसको बना के रखना, उसकी नींव को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको एकजुट करके रखना है। यही भाव जो है यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स। अब देखिए, पहलू जानते हैं ना, हर चीज़ के कुछ ना कुछ पहलू होते हैं। तो एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, आप पहलू के तौर पर इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कार्य हैं एज आई सी, जिन कार्यों को अगर मैं देखता हूँ तो इनके भी दो पहलू हैं। पहला पहलू जो है ऑन वन सेल्फ, है ना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। एक कार्य जो खुद के लिए करना है, ठीक है, और एक कार्य जो हमको सोसाइटी के लिए करना है। तो यहाँ पर आप एक बात क्लियर हो चुकी है यहाँ पर कि देखिए, एक तो हमको अपने जीवन के लिए कार्य करना होता है। स्वाभाविक है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या करना है, आपको आपका जीवन जो है बहुत प्यारा है ना, तो इस जीवन में आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी खुद के लिए, खुद को डेवलप करना होगा। तो कुछ कार्य तो आपको खुद के लिए करने हैं, लेकिन अब आप एक सोसाइटी के भाग हो, सोसाइटी ने आपको सब कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बार आपको अपनी सोसाइटी के प्रति भी क्या करना होगा, अच्छी भावनाओं को रखना होगा। तो वही बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है कि खुद के लिए भी कार्य करो और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी कार्य करो। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये क्या है, ये म्यूचुअली ना पारस्परिक तौर पर देखा जाए तो क्या है, फ्रूटफुल एस्पेक्ट, फल देने वाले पहलू हैं किसके, कार्य के। स्वाभाविक है, अगर आप कार्य करोगे खुद के लिए और सोसाइटी के लिए तो कहीं ना कहीं आपको फल की प्राप्ति तो होगी। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट। अब कहीं ना कहीं हम सबके अंदर कुछ करने की इच्छा होती, कुछ अर्ज होता है ना। तो द वर्क ऑन वन सेल्फ, तो अगर आप खुद पर काम करते हो, इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है अर्ज को, किसकी तरफ, मॉरल डेवलपमेंट की ओर। ना मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है,
ठीक है। अब मॉरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? नैतिक ना, नैतिक, मॉरल का मतलब होता है नैतिक, और डेवलपमेंट तो आप सभी जानते हो, बढ़ना, डेवलप होना एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। और किस तरह से, कैसे डेवलप होना? एक आज़ाद आदमी के तौर पर और एक सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन आदमी के तौर पर, है ना। देखिए, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन का मतलब जो खुद पर हम थोपते हैं ना, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो जब हमारे अंदर एक अर्ज आएगा, कुछ करने के भाव आएगा, तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं अपने आप को मॉरल डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएंगे, जहां हम एक आज़ाद आदमी बनेंगे और एक अंदर आएंगे किसके? डिसिप्लिन के, जो कि हमारे अनुरूप होगा, विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। और जो अकेले ही क्या करेगा? प्रदान करेगा हमको। रेंडर करने का अर्थ होता है प्रदान करेगा क्या? डेवलपमेंट पॉसिबल। तो विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, मतलब ये जो डेवलपमेंट है ये तभी हो पाएगी ना, ये तभी प्रदान हो पाएगी जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो स्वाभाविक ये बात क्लियर हो गई। इट्स एंड प्रोडक्ट। अब एंड प्रोडक्ट आप जानते हैं, जो रिजल्ट है ना, यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है। रिजल्ट, जब रिजल्ट की बात करते हैं तो जो रिजल्ट है, द एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी। तो जब हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, जब हम खुद पर ध्यान देंगे ना, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को कनेक्ट करिए। ये थोड़ा टफ पैराग्राफ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ना कहीं जब आप इन सब चीज़ों पे वर्क करोगे, खुद को डेवलप करोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक फ्री आदमी ना, फ्री पर्सन, सेल्फ इंडिपेंडेंट, डिसिप्लिन को पालन करना चालू कर दोगे। और विच अलोन कैन रेंडर, और कहीं ना कहीं ये अकेले क्या प्रदान करेगा? आपको एक डेवलपमेंट वाली स्थिति में लेकर आ देगा आपको। और जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? कहीं ना कहीं एक फ्री मॉरल पर्सनैलिटी, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत आज़ाद होगी और नैतिक होगी ना, आज़ाद नैतिक एक पर्सनैलिटी बन जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया होगी। वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर परल, और हम अपने ही ना, परिल का मतलब क्या? सीरियस डेंजर, सीरियस और इमीडिएट डेंजर के तौर पर ही हम क्या कर सकते हैं? इस एंड प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा एंड प्रोडक्ट इतना अच्छा निकल कर आ रहा है तो हम उसको नज़रअंदाज क्यों करें? निगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज। नज़रअंदाज क्यों करें? तो स्वाभाविक है ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा कठिन बात कही गई है। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to better, a juster and a more graceful way of life. अब यहाँ पर approximation का मतलब क्या होता है? Coming near but not exactly ना, coming near, पास में आना ना, थोड़ा बहुत करीब आना, पर एकदम नहीं, approximation। तो ये जो end product है, जो हमारा रिजल्ट है, जब हम अपने रिजल्ट की बात करते हैं, कैन नॉट सस्टेन, रिमेन नहीं रह नहीं सकते। सस्टेन का मतलब रहना नहीं, रह नहीं पाएगा। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट्स प्रिविलेज्ड। यानी यहां पर क्या कहा जा रहा, अब इस लाइन को एकदम डेप्थ में नहीं जाना है, बस इस लाइन को इस तरह समझो कि हम इस रिजल्ट तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक अप्रोक्सीमेट लेवल तक हम वो कोशिश नहीं करेंगे कि सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव हो ना, सोसाइटी के साथ हमारा कनेक्शन हो। ये सोसाइटी ही हमको हमारे एंड रिजल्ट तक लेकर जाएगी, टू विच इट्स प्रिविलेज टू सर्व टू बेटर, अ जस्ट एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। जो हमको क्या करेगी, कहीं ना कहीं जब हम उसके जुड़ जाएंगे तो हमको एक बहुत बढ़िया ना ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ जो है वो हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो कभी भी एक समान नहीं रह सकता जब तक सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन, मतलब कहीं ना कहीं जब तक हम उसके नियर ना आ जाए। कहाँ तक? सोसाइटी के नियर ना आए, मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको नियर होना होगा, देखना होगा, एक्सरसाइज करते उसके करीब आना होगा, जिसके लिए विच इट इज प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, जिसके कारण वो अच्छे तरीके से लोगों को सर्व कर सकती है, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, है ना, ताकि हमारी जिंदगी क्या हो, बहुत अच्छे से व्यतीत हो। तो स्वाभाविक है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कह दिया है कि एंड प्रोडक्ट के लिए कम से कम हमको सोसाइटी की ओर तक आना होगा, जो हमको क्या करेगी, हमको एक बहुत अच्छा जस्ट ना बढ़िया सा ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ जो प्रोवाइड करे। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी अकेला व्यक्ति है,
वो कभी खुद ग्रो नहीं हो सकता पूरे परफेक्शन के साथ विदाउट अ कोरोस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस सोसाइटी। अब देखिए ना, सोसाइटी के करीब आने की तो बात की जा रही है ना, तो यहां पर यही कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अकेला आदमी ना, अगर हम इंडिविजुअल हैं, हमारी बात हो रही है, अकेला, कोई भी जो अकेला आदमी है, ठीक है, कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, अपने पूरे कंप्लीटनेस में वो ग्रो नहीं कर पाएगा विदाउट अ कोरोस्पॉन्डिंग, कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब तद अनुसार, एडवांस ऑफ अनुरूप ना, विदाउट कोरोस्पॉन्डिंग सबके मतलब अनुरूप ना, कोरोस्पॉन्डिंग मतलब अनुरूप, तो वो उस अनुरूप ना, अनुरूप को समझ लो, बस इसको आप अनुरूप मान के चल लो, फिर उसको वर्ड में आप डालोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो इंडिविजुअल है वो कभी भी अपने परफेक्शन को इनहेंस नहीं कर पाएगा विदाउट अ कोरोस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस ना, जब तक जो सामाजिक एग्जिस्टेंस है, जो इकट्ठापन जो है ना सोसाइटी का, जो इकट्ठा जब एकत्रित होती है, अगर उसमें अनुरूप परिवर्तन नहीं आता, बढ़ोतरी नहीं आती, तो कहां पर बढ़ोतरी नहीं आती? अनुरूप, कोरोस्पॉन्डिंग एडवांस, अनुरूप बढ़ोतरी नहीं आती कहां पे? सोशल एग्जिस्टेंस में जो होना है समाज का इकट्ठा होकर, अगर वहां पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल आदमी में कोई भी परफेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इसीलिए पूरे दिल के साथ, अपना दिल खोलकर ना, होल हार्टेड ना, दिल खोल के, होल हार्टेडली एंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट, अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा दिल खोलकर हमको क्या ना, जुड़ना होगा, एंगेज करना होगा इन दो एस्पेक्ट्स में, किसके? इंडिविजुअल और सोशल, मतलब सामाजिक और खुद का ना, इंडिविजुअल खुद का एक की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, तो खुद को भी देखो, बाकी लोगों को भी देखो और काम करो। तो यही बात जो है यहां पर कही गई है। जस्टर को देखकर कंफ्यूज मत होना, है ना, ये डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, मोर जस्ट ना, मोर जस्ट एंड मोर ग्रेसफुल ना, तो यहां पर जस्टर इस तरह से आप ले सकते हो, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। दिस ड्यूअल एफर्ट, अब आप बोलोगे सर ड्यूअल एफर्ट कहां से आ गया? ड्यूअल मतलब दो ना, दो, ये दोनों जो परिश्रम है ना, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो ड्यूअल एफर्ट है, जहां हम सोसाइटी को भी आगे लेकर आ रहे हैं, है ना, खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वहीं पर वो हमको क्या देगा, है ना, आप देखो ना, खुद सोचो, अगर आप अपने लिए भी काम करोगे और दूसरों के लिए भी काम करोगे, तो ये जो ड्यूअल एफर्ट, ये जो आपका दोहरी कोशिश है, विल गिव द लाइफ, वो क्या करेगी? जिंदगी देगी, ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, और कहीं ना कहीं हमें तो जिंदगी मिलेगी मिलेगी राज्य में जो हम रह रहे हैं, और एक नया फ्लेवर, एक नया स्वाद भी आपको आएगा। फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद। For the state to us will not be just an organization, और जो राज्य है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर नहीं रह जाएगा, किसका? शक्ति का, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यह एक नैतिक संस्थान बनकर रहेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट ना, हमारे जो राष्ट्रीय स्वभाव है, टेम्परामेंट का मतलब स्वभाव जो है ना, एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, और जो चीज हमने ली है, जो इनहेरिटेंस जो हमको मिला है विरासत में, किन से? बड़े बड़े लीडरों से, जो उन्होंने लिबरेशन मूवमेंट की, आज़ादी का जो मूवमेंट चालू किया था, जैसे कि महात्मा गांधी, है ना, दैट पावर, वही शक्ति शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, और उन्हीं का उपयोग होना चाहिए किसके लिए? नैतिक चीजों के लिए, नैतिक कारणों के लिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो मजबूती का जो भाग है ना, अब अगर यहाँ पर देखो, जो पीस है ऑफ द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की जो शांति है, जो समृद्धि है ना, एक पन है, इज वॉट वी शैल डेडिकेट, जो हमको क्या करना है? डेडिकेट करना है खुद के लिए, है ना। और कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान दो तो यहां पर बहुत बड़ी बात की गई है कि जो द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर ना, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शांति, उसको हमको क्या करना है? डेडिकेट करना है, देना है खुद के लिए, कार्य के लिए ना, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यही बात जो है बहुत अच्छे से कही गई है। ये इस पैराग्राफ को मैं एक बार और बता देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं कठिन है, तो मैं आपको एक बार और बताता हूं एकदम ईजी वे में,
कि ड्यूअल एफर्ट समझ लो क्या है। ड्यूअल एफर्ट आपकी दो कार्य हैं, सोसाइटी के लिए और जो खुद से कर रहे हो, है ना, और ऑफ अवर स्टेट। अब देखिए, विल गिव टू द लाइफ ऑफ अवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। अब हमारे राज्य को क्या करेगा, अब हमारी जिंदगी तो जुड़ी हुई राज्य से ही है ना, तो कहीं ना कहीं इसको एक नया स्वाद मिलेगा। अब राज्य जो है, स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। इससे क्या होगा, जब दोनों कार्य एक साथ चलेंगे, सोसाइटी के लिए और खुद के लिए भी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एक शक्ति की अवधारणा बनकर नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं वो एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह जाएगी। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एक भाग है राष्ट्रीय सोच का, राष्ट्रीय आप कह सकते हैं टेम्परामेंट, स्वभाव का, एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ अवर लिबरेशन मूवमेंट, है ना। आप खुद देखो ना, अगर एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे राष्ट्र के स्वभाव के चलते ही तो बनेगा ना। और जो हम लोगों ने लिया है विरासत के तौर पर, जैसे बापू जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, उन लोगों ने क्या करा है, हमें अच्छे भाव दें, सत्य अहिंसा का पालन करना ना, सत्यवादी बनना है ना, अहिंसावादी बनना है। तो कुछ ऐसे चीजें जो उन्होंने खुद दी हैं इनहेरिटेंट वे में हमारे पास है, ठीक है। दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग होना चाहिए किन चीजों के लिए, मोरल पर्पसेस के लिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शेल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर ना। जो भी कार्य हम कर लें उसको हमको डेडिकेट करना है उसी शांति को, उसी पीस को। अब देखिए यहां क्या दिया है, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल ना, मेरे को पूरा विश्वास है अपने लोगों पर, that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। यानी कि वो लोग क्या करेंगे, वो एक ऐसी ऊर्जा लेकर आएंगे ताकि इस संतोषजनक परफॉर्मेंस को किया जा सके। किसके लिए, ड्यूअल टास्क के लिए। अब ड्यूअल टास्क क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर दो कार्य बताए गए। एक कार्य क्या था, एक कार्य था खुद के लिए कार्य करना और दूसरा कार्य समाज के लिए। इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरा क्या है, ये मेरा विशेष अधिकार है, टू कॉन्ट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग एंटरप्राइज। यानी वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये मेरा क्या प्रिविलेज है, यही क्या, यही मेरा ऑनर है कहीं ना कहीं, कि मैंने क्या किया, शेयर किया जब मैं इस जर्नी को पूरा कर रहा था, है ना। इंचेंटिंग एंटरप्राइज यानी कहीं ना कहीं उनकी बहुत डिलाइटफुल जो जर्नी है वो चलती गई। तो यहाँ पर इसी बारे में बात कही गई है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ओवरऑल हमने ये पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को एक आध वर्ड्स में कोई भी डाउट होता है, फॉर एन एग्जाम्पल इंचेंटिंग मिला, तो कहीं ना कहीं इसका डिलाइटफुल होता है, आकर्षक, और कहीं ना कहीं आप इसको जादुई तौर पर भी ले सकते हो। एक और अन्य जानकारी, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।